साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर टेस्ट देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पूर्व में पीसीएस की परीक्षाएं कराई गई हैं, उन परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र हैं जीएस वाले पोर्शन को हमें रिवीजन कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न काफ़ी रिपीट होते हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग जो है आज के वीडियो में यूपी पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा 2012 में हुई थी, देखिए 2018 के पहले जो है मेंस का जो पेपर होता था उसमें जीएस के जो दो पेपर आते थे वो ऑब्जेक्टिव आते थे। तो 2012 की जो मुख्य परीक्षा का जो पहला प्रश्न पत्र है जीएस का, उसको इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर के प्रश्नों को नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ जीएस के प्रश्नों पर ध्यान देंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि वह हड़प्पई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। मतलब लोथल किस नदी पर, जो लोथल हड़प्पा का स्थल है वो किस नदी पर स्थित रहा है, तो ये भोगवा नदी पर स्थित रहा है। ठीक है, भोगवा नदी पर स्थित रहा है। ये साबरमती नदी की सहायक नदी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी था। तो तौलमान का प्रभारी जो है पौतवाध्यक्ष था। कौन था? तो पौतवाध्यक्ष था। जबकि पड़याध्यक्ष ये वाणिज्य विभाग का, और सूनाध्यक्ष जो था ये बूचड़ खाने के प्रभारी थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या रहा है? तो यह एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक थी जिसको चाणक्य अर्थात कौटिल्य ने लिखी थी। यह जो है प्रशासन के साथ साथ कृषि व्यवस्था की भी इसमें विस्तृत जानकारी मिलती है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के समय में इन्होंने यात्रा की थी, या हर्ष के समय में। ठीक है, देखिए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, और इसने अपने भारत यात्रा का जो वृतांत था उसको एक पुस्तक में लिखा था जिसका नाम था शी युकी। निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? शैलकृत स्थापत्य, तो कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, और इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में। देखिए ये 21 अप्रैल 1526 को मुगल शासक बाबर और लोदी वंश के अफगान शासक इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय होती है। टोडरमल संबंधित थे किससे? मालगुजारी सुधारों से संबंधित थे, और ये अकबर के समय के थे। अकबर द्वारा भूराजस्व व्यवस्था के निर्धारण हेतु 1570-71 ईस्वी में मुजफ्फर खां तुर्बती और राजा टोडरमल को अर्थ मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया था। आईने दहशाला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला है, यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए हल्दी घाटी का, यहाँ पे आप व्याख्या में देख लीजिए ज़्यादा सही रहेगा। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में होता है अकबर और राणा प्रताप के मध्य में। बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य में। खुसरो का युद्ध 1606 ईस्वी में जहांगीर के खिलाफ था। और वहीं खानवा का युद्ध जो था ये 1527 का था बाबर और राणा सांगा के मध्य में। आगे चलते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया? सल्तनत काल के हैं, इन्हें हमें क्रम से लगाना। देखिए इसमें सबसे पहले गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी वंश आएगा, फिर लोदी, और सबसे लास्ट में आपका, नहीं एक सेकेंड, गुलाम वंश आएगा, फिर खिलजी वंश आएगा, फिर सैयद, और सबसे लास्ट में लोदी वंश आएगा। तो 4132 डी ऑप्शन। मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी जो थी ये दरबारी भाषा थी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका कार्यकाल जो रहता शासनकाल 1325 से 1351 रहता है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। महोदया किसका पुराना नाम है? तो ये कन्नौज का पुराना नाम है। कन्नौज का प्राचीन नाम कान्य कुंभज था। यह गुप्त शासकों में मौखरी वंश में एक प्रमुख नगर था। देखिए हर्षवर्धन के समय में अपनी उन्नति के कारण इस नगर को महोदया या महोदय श्री कहा गया था। आगे बढ़ते हैं। किस चिश्ती संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर यह जाया करता था। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था किसने? हुमायूं ने। और ये जब निर्वासित जीवन बिता रहा था अफगानिस्तान में, फारस में अफगानिस्तान में, तो वहाँ पर इसने चित्रकला की नींव रखी, और वहाँ से जब ये लौट रहा था तो वहाँ से दो प्रमुख चित्रकारों को, जिनका नाम था मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद, इनको दिल्ली लाया था। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को।
इन्हें वह नई काव्य शैली सबके हिंदी या हिंदुस्तानी शैली की जन्मदाता थे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसाए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मदरसाए बेगम माहम अनंगा के द्वारा स्थापित किया गया था। माहम अनंगा ने दिल्ली के पुराने किले में खैर उल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना की थी, जिसे मदरसाए बेगम भी कहा जाता था। निम्नलिखित सूफियों में से कौन कृष्ण को औलिया के अंतर्गत मानता था? तो मोहम्मद गौस। देखिए, सतारी संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत मोहम्मद गौस कृष्ण को औलिया के रूप में मानते थे। देखिए, सतारी संप्रदाय या सिलसिले की स्थापना अब्दुल्ला सतारी ने की थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे? तो अबुल कलाम आजाद। देखिए, होता क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारे कांग्रेसी नेता जो है गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तो 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है और सारे नेता गिरफ्तार होते हैं। तो 1941 से 45 तक कोई चुनाव ही नहीं, अधिवेशन ही नहीं होता है। तो इसलिए ये लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया था किसने? अफगानों ने। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 को होता है। ये युद्ध जो है आपका अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य में हुआ था। मराठों का नेतृत्व जो है सदाशिव राव भाऊ ने किया था और उस समय मराठा पेशवा जो था, पेशवा बालाजी बाजीराव थे। इसमें मराठों की पराजय होती है। इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। महात्मा गांधी की सलाह पर इन्हें विधि मंत्री बनाया गया था। आगे बात करते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो बक्सर के युद्ध। देखिए, प्लासी का जो युद्ध होता है 1757 का, इसकी विजय ने बंगाल में अंग्रेज साम्राज्य की नींव डाल दी थी। तथा बक्सर के युद्ध 1764 का जो युद्ध होता है, इसकी विजय के बाद ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित होती है। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया जाता है, उस समय दिया था। औरंगजेब की 1707 में ईस्वी में मृत्यु के बाद सत्ता किसने संभाली थी? तो इसके बड़े पुत्र बहादुर शाह प्रथम ने। देखिए, इसका जो बड़ा पुत्र था 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम जो शाह आलम के नाम जाना जाता है, ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली थी। 1707 से 1712 तक ये शासन संभालता। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? चितरंजन दास ने किया था। चितरंजन दास ने 1802 की बशीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य में। तो बशीन की संधि इनके मध्य में होता है और इस सहायक संधि के द्वारा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली थी और पेंशन प्राप्त करने लगे थे। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई थी लॉर्ड एलन बरो के समय में। लॉर्ड एलन बरो का कार्यकाल 1842 से 44 तक रहा था। इस दौरान अगस्त 1843 ईस्वी में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रमुख परिणाम था। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो GK गोखले अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो जाती है? तो सूरत अधिवेशन 1907 में। इसमें इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। आगे बात करते हैं, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व हुई थी? तो रोलेट एक्ट का बनना। रोलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग का जो घटनाक्रम होता है वो उसके बाद ही आता है। रोलेट एक्ट जो है 8 मार्च 1919 को लागू किया गया था और ये जो घटना होती है जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को। आगे बात करते हैं निम्नलिखित आंदोलनों का सही कालक्रम क्या है? तो देखिए, इसमें होम रूल आंदोलन 1916 का है। फिर इसके बाद आपका खिलाफत आंदोलन जो है आपका 1919 का है। फिर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन आएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब का है? 1930 का। फिर सबसे लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का। तो आपका 3214 सी ऑप्शन। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है किस लिए? नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी द्वारा नमक बनाकर कानून तोड़ने के लिए। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की थी और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने दांडी पहुंचकर समुद्र तट पर कानून तोड़ करके नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूके के मतलब इंग्लैंड के यूनाइटेड किंगडम या यूके में निम्न से किस एक पार्टी की सत्ता थी? तो लेबर पार्टी की सत्ता थी। किसकी थी? लेबर पार्टी की सत्ता थी। और प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट R एटली। ये 1945 से 1951 तक प्रधानमंत्री थे।
अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। इन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यदि प्रथम भारतीय महिला पूछा जाता तो वो सरोजिनी नायडू हो जाती, सरोजिनी नायडू। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी हुआ था लाहौर में 1940 में, मार्च 1940 में। इससे संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप जो है सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था और उसे फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया था। मुस्लिम लीग ने प्रथम पृथक पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम की थी कब? 1940 में, 1940 के लाहौर अधिवेशन में। जो इससे पहले प्रश्न है वो इसी से रिलेट करता है। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने। इन्हीं के प्रयासों से जो है 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में होती है? तो लॉर्ड डफरिन के समय। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल जो है 1884 से 88 के मध्य में होता है तक रहता है और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। गांधी जी द्वारा या गांधी जी का चंपारण आंदोलन संबंधित था किससे? ये चंपारण आंदोलन 1917 में होता है। यह नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु था, बिहार के चंपारण में। नमक सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया था? अब्बास तैयब जी ने। अब्बास तैयब जी ने। सती प्रथा का उन्मूलन किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अधिनियम 1829 के नियम 17 द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। पहले यह नियम केवल बंगाल के लिए था, फिर 1830 में यह बम्बई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो बम्बई में बनाया गया था और आगा खां जो पैलेस रहा है या महल उसमें नज़रबंद किया गया था। जब 1857 की क्रांति प्रारंभ होती तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाउंस्टन थे। और भारत का सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ है किससे? मोतीलाल नेहरू से। आगे बात करते हैं भूगोल संबंधित प्रश्नों को देखें। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग संबंध स्थापित किया गया कहाँ पर? नई दिल्ली में। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना 1875 में होती है और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी जिसका मुख्यालय नई दिल्ली के लोधी रोड पर है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो इसकी सीमा देखिए नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम से लगती है परंतु असम से नहीं लगती है। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है यहाँ पे शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों की वजह से। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण मतलब लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन सा वाह्य पत्तन के विशिष्ट उदाहरण है? हल्दिया। वाह्य पत्तन वह पत्तन होता है जो गहरे जलीय भाग में स्थित है तथा मुख्य पत्तन का सहायक पत्तन होता है। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये आपका महाराष्ट्र में है। ये कह सकते हैं नदी परियोजना संबंधित रहा है। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा रहा है? देखिए प्रश्नकाल के दौरान गुजरात था। वर्तमान में यदि आप देखेंगे तो 2018-19 का जो आंकड़ा है उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, राजस्थान दूसरे पे, गुजरात तीसरे पे। इसके लिए जो नया आंकड़ा आएगा उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं भारत में निम्न शैल तंत्रों में से किस में लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? तो धारवाड़ तंत्र में सी ऑप्शन। आगे बात करते हैं निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की 3 श्रेणियों को आर पार काटती है? तो सतलज नदी है। कौन सी है? सतलज नदी है। ये तिब्बत के मानसरोवर के निकट राजस्थान से निकलती है। आगे बात करते हैं भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पे है? तो हैदराबाद में। इसकी स्थापना जुलाई 2005 में की गई थी। पीली क्रांति संबंधित तोरिया सरसों उत्पादन से। ललित एक उन्नत किस्म है किसकी? अमरूद की। तो L49 इलाहाबाद सफेदा श्वेता एवं ललित अमरूद की उन्नत किस्में हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट NAARM जिसका हिंदी में अनुवाद है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर है? हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में। भारत में फसल बीमा योजना प्रारंभ होती है 1985 में। 1985 में खरीफ वर्ष के दौरान 1 अप्रैल 1985 को व्यापक फसल बीमा योजना या कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के नाम से। निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति कौन सी है? तो यह है अल्फांसो। भारत में इसका प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। देश में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से निम्न राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? तो इसके लिए भी आप जो न्यूनतम आंकड़े आएंगे उसको जरूर देखिएगा। परंतु यदि 2020-21 के आंकड़े देखें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश दूसरे पे है और पंजाब तीसरे पे है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल वर्ष की 3 ऋतुओं में उगाई जा सकती है? सूरजमुखी। ये खरीफ रबी जायद तीनों ही मौसमों में उगाई जा सकती है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ होती है? तो पंतनगर
उत्तराखंड में। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? तो इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है आपका कहाँ पे? गुजरात में है, ठीक है। और जबकि क्षारीय मृदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। भारत की औसत फसल गहनता कितनी है? तो इसको भी आप नए आंकड़ों को देख लीजिएगा, जबकि यहाँ पे 2020-21 के अनुसार जो है वो कितना 143.6% है। निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो वर्तमान में यदि देखेंगे तो सर्वाधिक क्षेत्रफल आपका मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी जर्मनी के सहयोग से हुई थी। और यह संयंत्र जो है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है। निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, एस्किमो जो है अमेजन बेसिन में नहीं है, ये आपका जो कनाडा वाला ठंडा इलाका है वहाँ पर है। कनाडा के ठंडे इलाकों में देखें, अक्षांशीय बर्फीले क्षेत्रों में, कनाडा, अलास्का व ग्रीनलैंड में। पिग्मी इरावदी बेसिन में नहीं है। पिग्मी जो है मुख्यतः मध्य अफ्रीकी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और बुंदू ये सहारा क्षेत्रों में नहीं, पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्रों में। तो बुशमैन कालाहारी ये सही है। अफगानिस्तान की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। उज्बेकिस्तान के साथ, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के साथ है, परंतु रूस के साथ उभयनिष्ठ नहीं है। भारत के साथ इसकी सीमा 106 किलोमीटर लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, ग्रीनलैंड विश्व का दूसरा बृहत्तम क्षेत्रफल द्वीप है, नहीं, पहला है, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, न्यूक ग्रीनलैंड का एक छोटा नगर नहीं, सबसे बड़ा नगर है, ये भी गलत हो गया। न्यूक की समुद्र तल से ऊंचाई 3 मीटर है, 1 से 3 मीटर है, ये सही है। ग्रीनलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका के दिन नहीं, ये जो है डेनमार्क के दिन है, तो ये भी गलत है। निम्न में से कौन सा नगर सही सुमेलित है? तो यहाँ सही सुमेलित वाला देख लीजिए आप। साइप्रस जो है, निकोशिया जो है साइप्रस का एक प्रमुख नगर है। वही कराकस वेनेजुला का है, बगोटा कोलंबिया का, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की ये राजधानी है, निकोशिया साइप्रस का। शिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क स्थित है। रेल सड़क सुरंग, ये उस समय जो है आपका ये स्थित तो जापान में, परंतु उस समय सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग थी। वर्तमान में जो है वो स्विट्जरलैंड की जो गोथार्ड है वो सबसे लंबी रेल सुरंग है। आगे बात करते हैं, अगला है निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन सा मेलनेशिया द्वीप समूह में स्थित है? तो सोलोमन द्वीप। मेलनेशिया जो है ये ओशेनिया का एक उपक्षेत्र है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी आपका आता है, जिसका विस्तार पश्चिमी प्रशांत महासागर के अत्यंत किनारे पर पूर्व में फिजी से लेकर पश्चिम अशपुरा सागर तक है। इसके प्रमुख जो द्वीप हैं आपके इसमें न्यूगिनी, बिस्मार्क, आर्क्यूपेलागो एक साथ है, सांता क्रूज, वनुआतू, सोलोमन, फिजी एवं न्यू कैलेडोनिया। निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? तो ये आपके अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान मुख्यतः दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में अवस्थित है मुख्यतः। परंतु इसका कुछ विस्तार जो है उरुग्वे एवं ब्राजील में भी है। विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। पृथ्वी स्थित है कहाँ पर? शुक्र और मंगल के मध्य में। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सी जर्मनी में अवस्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में अवस्थित है। इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी जो है फेल्डबर्ग है। पर्यावरण के प्रश्नों को देखें तो बाघों का प्रमुख सरिस्का रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में अवस्थित है। भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? दम्फा, ये मिजोरम में है। जबकि मेलघाट महाराष्ट्र में, बुक्सा पश्चिम बंगाल में है, और भद्रा जो है ये आपका कर्नाटक में है। आगे बात करते हैं पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट कौन से हैं? तो देखिए, पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट, इनमें से भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र जो है वनाच्छादित है? तो वो है मिजोरम। वर्तमान में भी यही है, 2021 के जो वन स्थिति रिपोर्ट है उसके अनुसार भी है। तो मिजोरम में 84.53 है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का 79.33 है, फिर मेघालय का 76 है और मणिपुर का 73 है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011-20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है? तो जैव विविधता दशक निर्दिष्ट किया है, ठीक है, डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। आगे बात करते हैं 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। बिहार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है, 1106 यहाँ की जनसंख्या घनत्व है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, तीसरे पे केरल है, चौथे पे उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य की सकल जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? मतलब यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? देखिए, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो है आपका
श्रावस्ती है, सही है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला देवरिया नहीं, जौनपुर है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है, ये सही है। पहला सही है, तीसरा सही है। नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है, नहीं, गाजियाबाद है। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत है। तो 1 और 3 बी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, वर्ष 2001 से 11 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई? नागालैंड में हुई थी, नागालैंड में माइनस में थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो इन ऑप्शन में आपका तमिलनाडु। देखिए 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों में गोवा नंबर 1 पे है, गोवा 62.2% नगरीकृत है, फिर मिजोरम है दूसरे पे, तीसरे पे तमिलनाडु है। तो देखिए गोवा और मिजोरम इसमें नहीं है ऑप्शन में, तो तमिलनाडु माना जाएगा। तो गोवा, मिजोरम, फिर तमिलनाडु, फिर केरल है चौथे पे, महाराष्ट्र 5वें पे है। आगे बात करते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व जो है न्यूनतम है? तो अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पे 17 है, नागालैंड में 119 है, सिक्किम में 86 है, मिजोरम में 52 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसमें प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो केरल में है। केरल में लिंगानुपात सर्वाधिक है, 1024 है। 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं। तमिलनाडु में 996 है, मणिपुर में 985 है, मेघालय में 989 है। भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही कब, सबसे कम कब रही है? 2001 से 2011 के मध्य में ये 17.7% रही है, जबकि 1961 से 71 के मध्य में 24.8%, और फिर 81 से 91 के मध्य 23.87%, और 91 से 2001 के मध्य में जो है ये 21.54। 2011 में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई है, न्यूनतम कहाँ पर हुई है? आंध्र प्रदेश में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है। तो देखिए कितनी रही है? 11। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया कहाँ पर? चित्रकूट में 2011 में, और यह भारत और विश्व में विकलांगों के लिए स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1995। पूरे भारत में 1995 में प्रारंभ हुआ था, 15 अगस्त 1995 को। सितंबर 2011 में मिड डे मील योजना का नाम परिवर्तित करके पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना स्थित है कहाँ पर? ये बेतवा नदी पर, झांसी में बेतवा नदी पर स्थित माता शीतला बांध योजना का ही जो एक चरण उसे रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना 1953 में तत्कालीन राज्यपाल श्री कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी द्वारा की गई थी। ये करंट का क्वेश्चन छोड़ दीजिए। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो पूर्वी क्षेत्र। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। कथन कांड का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती। सही है। मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। तो कथन कांड दोनों सही है, और व्याख्या भी हो रहा, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए इसका कार्यान्वयन वर्ष 2001 में प्रारंभ हुआ था, और 2006-07 से यह योजना नगर क्षेत्रों में भी लागू की गई है। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? 2000 में, वर्ष 2000 में। 6 से 11 एवं 11-14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जुलाई 2000 में प्रारंभ की गई थी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम बड़े से छोटा, तो गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला, अभी प्रश्न हम लोग देखा उसके अनुसार गाजियाबाद है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं कृषि क्षेत्र में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान 59.3% रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, कबीरपंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर रहा है, भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर रहा है, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ में रही, 88,000 इस ऋषियों की तपस्थली संकिसा नहीं, संकिसा जो है आपका फर्रुखाबाद में स्थित है, और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो डी वाला सही नहीं है। जीटी रोड नहीं गुजरती, कहाँ से? देखिए इलाहाबाद, अलीगढ़, मुगलसराय से गुजरती, परंतु आगरा से गुजरती नहीं है। ये शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित 2600 किलोमीटर लंबी ग्रांड ट्रक रोड जो है ये बंगाल के सोनार गांव से प्रारंभ होकर धनबाद, डेहरी ऑन सोन, मुगलसराय, वाराणसी, इलाहाबाद जिसे प्रयागराज कहते हैं, कानपुर, कन्नौज, अलीगढ़, गाजियाबाद, दिल्ली, अम्बाला, लुधियाना, लाहौर, पेशवा, खैबर दर्रा होते हुए अफगानिस्तान के काबुल में समाप्त होती है। भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में। लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 है, जो देश में सर्वाधिक है।
2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? कहाँ पे है? रामपुर में। ऐसे तो देखा जाएगा आपका श्रावस्ती में सबसे कम है, परंतु ऑप्शन के हिसाब से रामपुर में, चूँकि इसमें श्रावस्ती नहीं दिया गया है। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है किससे? ये ब्रजभूमि से संबंधित है। इसे घड़ा नृत्य भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है? तो यह है गन्ना। कौन सी है? गन्ना है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज गन्ना है और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है मथुरा के बरसाना में। दो यहाँ पे सूचियाँ दी गई, इन्हें सुमेलित करना। देखिए, बिरहा कहाँ का है? बिरहा आपका जो है ये पूर्वांचल का है, 3 से मिला दीजिए। रशिया कहाँ का है? रशिया ब्रजभूमि का है, 1 से मिला दीजिए। आल्हा कहाँ का है? बुंदेलखंड का, 2 से मिलाइए। कजरी कहाँ का है? कजरी अवध का है, तो 4 से मिला दीजिए। तो 3, 1, 2, 4 सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है प्रतापगढ़ जिले में। उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है कहाँ पर? रायबरेली में, 2012 में। यमुना एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक है? तो ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, इसे ताज एक्सप्रेस वे भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में, ट्रोनिका सिटी नोएडा में नहीं है, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में। कहाँ पर है? ये गाजियाबाद में। जबकि प्लास्टिक सिटी, तो बी वाला सही नहीं है। प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? झांसी में। इंडियन ग्रास लैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए, अमीर खुसरो एटा में जन्म हुआ था, मिर्जा गालिब का आगरा, जोश का मलिहाबाद और जिगर गोरखपुर समिति हैं। जिगर का संबंध जो है ये मुरादाबाद से है और गोरखपुर से संबंध किसका? शायर फिराक का। बेगम, तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। कहाँ पे? सरधना में। आगे बात करते हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चनों को देखें तो निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? सेबी के द्वारा किया जाता है। सेबी के द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के द्वारा किया जाता है। भुगतान संतुलन शब्द का संबंध या प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? तो आयात एवं निर्यात के संबंध में। दलाल स्ट्रीट कहाँ पे है? मुंबई में। तो मुंबई शेयर बाजार, दलाल स्ट्रीट मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नवरत्न में सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? उपक्रम है नवरत्न में शामिल। देखिए, जो सेल और गेल हैं ये आपके महारत्न है, MTNL नवरत्न है, तो सी ऑप्शन। कृषि का योगदान इस समय GDP में, ये छोड़ दीजिए, करंट का क्वेश्चन है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, ICAR के द्वारा। बैट लगाया जाता है, अब देखिए बैट खत्म हो गई, GST आ गई, परंतु इसका उत्तर क्या? उत्पादन तथा अंतिम विक्रय के मध्य सभी चरणों पर। करंट के क्वेश्चन को हमको यहाँ पे छोड़ देना है, करंट के प्रश्नों को नहीं देखना है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन विविध के हैं। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या रहा है? अप्सरा रहा है। क्या नाम है? अप्सरा है। ट्राम्बे स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क में इसका परिचालन अगस्त 1956 में प्रारंभ हुआ। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ स्थित है? तो मैसूर में। इसे शॉर्ट में CFTRI कहते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।